हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस पॉइंट के 12 सितंबर 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की बात करें तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं डिस्कशन के लिए। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं उन सभी आर्टिकल को, देखते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि किस प्रकार में किन किन आर्टिकल्स पे आज के इस सेशन के अंतर्गत डिस्कशन करना है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं पहले उन आर्टिकल्स को। यदि हम बात करें आज के उन सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की, तो उनमें जो आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल है वो बेसिकली 5 पॉइंट एक्शन प्लान, जो कि इंडिया और चाइना के बीच जो फॉरेन मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो बातें हुई हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सेकंड पॉइंट में हम सभी बात करेंगे अफगान जो पीस टॉक होने वाली है, इंटर अफगान पीस टॉक जो अफगानिस्तान और तालिबान के बीच हो रही है, उस पर बात करेंगे। थर्ड पॉइंट में एक आर्टिकल आया हुआ छोटा सा पीएम केयर्स फंड पे, उस पर हम सभी लोग समझेंगे व्हाट इज़ पीएम केयर फंड्स। और इसके बाद एक एडिटोरियल पेज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आया हुआ है जिसका नाम है हाउसिंग राइट्स फॉर अर्बन, जो भी अर्बन क्षेत्र के, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनका जो हाउसिंग राइट्स होती है उस पर हम लोग बेसिकली बात करेंगे। और फाइनली जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उस पर हम लोग आईआईपी डाटा एक आया हुआ है जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख डाटा को प्रस्तुत किया गया, उस पर हम सभी लोग डिस्कशन करेंगे। और फाइनली बात करेंगे हैकर्स पे, जिसमें रसिया और चीन की कंपनियों के द्वारा अमेरिका का जो डाटा है वोटिंग होने वाली उसके डाटा को मतलब हैक किया जा रहा है। ये माइक्रोसॉफ्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस पर हम सभी डिस्कशन करेंगे। और फाइनली आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को करना। बात करें आज के पहले आर्टिकल की, तो हमें सिर्फ और सिर्फ दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। इंडिया चाइना के जो जितने भी डिस्प्यूट हैं उनकी बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए मैप वाइज। हमने आप सभी को पिछले आर्टिकल्स के अंतर्गत जितने भी इंडिया और चाइना के बीच जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, जितने भी डिस्प्यूट हैं, उनका मैप वाइज आपको स्टडी करा दिया है। अब बात करें इस आर्टिकल की, तो इसमें 5 पॉइंट जो एक्शन प्लान है वो इंडिया और चाइना के बीच लगभग एग्रीमेंट उसका चला रहे हैं, फिर भी उसका कोई बहुत बड़ा टॉपिक्स नहीं देखने को मतलब कि बहुत बड़ा उसका मतलब कि रिजल्ट देखने को शायद ना मिले, क्योंकि चाइना की जो हरकतें हैं वो कहीं ना कहीं पिछली जो हरकतें हैं उसके अकॉर्डिंग कहना कुछ मुश्किल ही है। तो जयशंकर एंड वांगी फॉर कंटिन्यूएशन फॉर टॉक टू ईच टेंशन क्विक डिसएंगेजमेंट फॉर ट्रॉप्स एट द LAC। LAC से डिसएंगेज होने के लिए दोनों लोग आपस में बात किए हैं, जिसमें प्रमुख 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है। सबसे पहले हम आज समझते हैं एक अदर न्यूज़पेपर के माध्यम से कि वो 5 पॉइंट्स क्या थे, वो 5 पॉइंट्स एक्शन प्लान क्या है। तो देखते हैं उन सभी 5 पॉइंट्स एक्शन प्लान को। यदि हम बात करें उन सभी एक्शन प्लान की, तो वो कुछ इस प्रकार से होंगे कि जो इनमें से जो हमारा सबसे पहला जो आर्टिकल है बेसिकली है मतभेदों का बड़ा विवाद नहीं बनने देंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि मतभेदों का बड़ा विवाद नहीं बनने देंगे। सीमा पर तनाव दूर करने में के लिए दोनों देशों की सेनाओं में जो है वार्ता को भी हम लोग जारी रखेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट में आप देख पा रहे होंगे कि दोनों देश ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जो सीमा विवाद को बिगाड़े। और फोर्थ पॉइंट में सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधि स्तरों की बातचीत जो है जारी रहेगी। और विश्वास बहाली के लिए ठोस कदम भी दोनों देश एक दूसरे के प्रति उठाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहे 5 फार्मूले, 5 एक्शन प्लान जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंस कहे जाने। तो देखते हैं आज के नेक्स्ट द हिंदू बेस्ट आर्टिकल को। तो बेसिकली जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो लिखा हुआ है कि इंटर अफगान पीस टॉक टू बिगिन टुडे। तो आज जो है अफगानिस्तान की इंटर अफगानिस्तान पीस टॉक्स स्टार्ट हो रही है। वो बेसिकली जो अफगानिस्तान में जो संगठन है तालिबान और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच जो बात होगी, इससे कहीं ना कहीं देश का जो है सिस्टम कहीं ना कहीं डेवलप होगा और दोनों देश को भी शांति भी बहाली होगी। तो बेसिकली इसमें पहले स्टेटमेंट में यही लिखा हुआ है कि मंच एंटीसेप्टेड negotiation between Afghanistan varying parties are likely to be continuous. U.S. Secretary of the State Mike Pompeo warned on Friday, but are the only way to Afghanistan had find peace after decades of the मतलब जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो माइक पोम्पियो जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं इनके द्वारा दिया गया है। देखिए, यदि न्यूज़पेपर को हमें पढ़ना है तो एक न्यूज़पेपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आप लोग कम से कम 2 से 3 एक हिंदी न्यूज़पेपर, खास करके जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, एक हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ें और एक इंग्लिश मीडियम के न्यूज़पेपर पढ़ें, तब दोनों में जो सिमिलरिटी आएगी उससे आपकी समझ क्या होगी, बेहतर डेवलप होगी। जैसे मान लीजिए इस आर्टिकल की बात करें तो यदि हम इसको दैनिक जागरण में देखें तो क्या लिखा हुआ है उसको भी आप सभी पढ़ें कि इसमें लिखा हुआ है कि अमेरिकी विदेश मंत्री जो माइक पोम्पियो हैं, उन्होंने अंतर अफगान जो वार्ता है इसको विवादास्पद होने की शंका जताई है। लेकिन फिर भी इसमें बात की जा रही है कि बता दें कि अमेरिका और तालिबान के बीच इसी साल 29 फरवरी को एक शांति समझौते पर दस्तखत हुए थे। और इस समझौते के तहत तालिबान जहां हिंसा में कमी लानी है तालिबान को, वहीं अमेरिका को अफगानिस्तान में तैनात सैनिकों की तादाद चरणबद्ध तरीके से कम करना है। मतलब अफगानिस्तान में जितने भी अमेरिकी सैनिक हैं उनको कम करना है और वहीं तालिबान को भी क्या नाम है कि जितने भी उसकी हिंसात्मक कार्रवाई है उसको भी कम करना है।
तो ये बेसिकली अगर दोनों न्यूज़पेपर को एक साथ कन्वर्ट करके पढ़ें तो आपको सारी जो नॉलेज है वो बेहतर तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि जो हालांकि हमें उम्मीद है कि उन्होंने ये कहा कि शनिवार सुबह 2 दशकों में पहली बार सभी अफ़गान सरकार और तालिबान एक साथ मेज़ पर बैठेंगे, यानी कि आज के दिन अफ़गान सरकार और जो तालिबान संगठन है ये दोनों एक साथ बैठेंगे। और इसकी विवादास्पद होने की संभावना तो है, लेकिन फिर भी ये जो देश है उनका देश है, उन्हें तय करना है कि बातचीत कैसे और कैसे आगे बढ़ाएं जिससे लोगों का, जिस देश के जो लोग हैं उनका जीवन जो है बेहतर हो सके। तो ये जो बातें होने वाली हैं कहीं न कहीं अपने आप में बेहद ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यू क्रिएट करेंगी और बेहतरीन तरीके से देश को अगर ये सफल होती है तो एक देश को एक नए दिशा की तरफ अग्रसर करेगी। देखते हैं बेसिकली आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। बात करें हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चंस ओवर एफसीआरए नॉट फॉर पीएम केयर्स। जो पीएम केयर फंड है इस पर भी आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी लगातार इस पर क्वेश्चंस बने रहते हैं, इस पर लगातार ये डिस्प्यूट मतलब कि पॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट होते रहते हैं, इस पे विवाद मतलब पीएम केयर्स पे जो पीएम केयर फंड है इस पे होते रहते हैं। तो बेसिकली आज भी उसी संबंधित आर्टिकल आया हुआ है कि क्वेश्चंस ओवर एफसीआरए नोट फॉर जो पीएम केयर्स फंड है इसी पे बेसिकली बातें हो रही है कि जो एफसीआरए है यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अगर हम बात करें एफसीआरए की, इसमें 2 आर्टिकल आपको इंपॉर्टेंट देखने, 2 वर्ड्स आपको याद तैयार होने चाहिए। पहला वर्ड जो है आपका है एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और सेकंड जो वर्ड है वो पीएम केयर्स। इनके दोनों के बारे में बेसिकली आपको जितने भी नॉलेज है वो होनी चाहिए। जैसे कि एफसीआरए क्या होता है, यदि आपको समझना है तो आप पिछले दिनों के हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, उसमें एफसीआरए के सभी एस्पेक्ट को बेसिकली और सही ढंग से पढ़ाया गया है। आज हम सभी बात करेंगे कि पीएम केयर्स फंड क्या है, इस पर भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसमें बातें हो रही हैं तो इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं कि पीएम केयर्स फंड क्या होता है। बात करें यदि हम बात करें पीएम केयर फंड की, तो यह एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है यानी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसके जो अध्यक्ष हुए हैं कौन है, प्रधानमंत्री, और अन्य सदस्यों के रूप में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री बीच में बेसिकली सम्मिलित है। और बात करें कोष में, ये जो पीएम केयर्स फंड है इसके कोष में राशि की जो सीमा है निर्धारित नहीं की गई, कितनी भी हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग योगदान देने में भी सक्षम होंगे। कोष जो है, यह जो कोष पीएम केयर फंड जो है आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत एवं नागरिकों की सुरक्षा हेतु अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा। ये कुछ इसके प्रमुख ऑब्जेक्टिव्स हैं और इससे जुड़े एस्पेक्ट दिखते हैं थोड़ा सा। और इसके एस्पेक्ट बात करें पीएम केयर्स फंड की, तो पीएम केयर्स का जो फुल फॉर्म होता है पीएम केयर्स का, इसको आपको कमेंट सेक्शन में आज बताना है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ की पीएम केयर्स। और ये देखिए इसकी फुल फॉर्म में इसकी सभी एक्टिविटीज़ छुपी हुई हैं। जो कोविड-19 की जो समस्या, कोरोना वायरस की समस्या आई, इसी समय पीएम केयर्स फंड उभर कर सामने आया। तो बेसिकली आपको इससे संबंधित जितने भी एस्पेक्ट हैं कहीं न कहीं तैयार होने चाहिए, और साथ में इसकी फुल फॉर्म्स की जो नॉलेज है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्लियर होनी चाहिए। तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे कि पीएम केयर्स का फुल फॉर्म क्या है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बेसिकली हमारे एडिटोरियल पेज का आर्टिकल है, जिसमें लिखा गया है कि स्मूदरिंग द हाउसिंग राइट्स ऑफ द अर्बन पुअर्स। जो अर्बन पुअर्स हैं यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो पुअर्स हैं, यानी कि ये जो है इनका जो हाउसिंग राइट्स है वो क्या है। देखिए बेसिक आर्टिकल है, कहीं कहीं उस प्रकार संबंधित है जैसे कि आप सभी लोग ट्रेन से यात्रा किए होंगे, तो इसमें जो ट्रेन के किनारे जो रेहड़ी बस्ती, जो स्लम ड्वेलिंग जिसको कहते हैं, यानी जो गंदी बस्तियाँ जो होती हैं, जिसको मतलब कि पटरी किनारे रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो कोर्ट ने, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया है कि इसको मतलब कि उनको हटाया जाएगा। तो इसके अंतर्गत लगभग 48,000 लोग स्लम ड्वेलिंग सिचुएटेड अलॉन्ग द रेलवे ट्रैक इन दिल्ली। तो दिल्ली की यदि हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 31 अगस्त को एक डिक्लेयर किया हुआ है, ऑर्डर किया हुआ है कि रिमूवल ऑफ ऑल 48,000 स्लम ड्वेलिंग सिचुएटेड अलॉन्ग द रेलवे ट्रैक इन दिल्ली। तो उसको हटाया जा रहा है, उसको हटाया जाएगा। लगभग इसमें 48,000 जो है स्लम ड्वेलिंग है, जो गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, मतलब कि लगभग 48,000 लोग हैं। तो ये कहीं कहीं बहुत बड़ी तादाद है, इनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो फैसला है ये 3 जज बेंच में 3 जजों की बेंच जिसकी अध्यक्ष था अरुण मिश्रा ने अपने रिटायरमेंट होने के पहले इसको सुनाया था। तो जो बेसिकली जो आदेश आया कि आप लोग स्टेट ऑथोराइज टू रिमूव झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर इन द रेलवे सेफ्टी जोन इन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। यानी लगभग 3 महीने में आपको जो रेलवे के अगल बगल जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनको हटाने का आदेश। देखिए कहने का मतलब इसमें 2-3 बातें की जाए। जो आर्डर आया है ये कहीं कहीं इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट इसमें आपको देखने को मिलेंगे यदि आप रीड करते हैं तो। कई सारे केस की बात हो रही है, जैसे चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1995 एक्ट। इसके बाद ओल्गा टेरिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और 1985 केस। ये सब बहुत सारे एस्पेक्ट आप तैयार कर सकते हैं।
तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ऑर्डर आया है ये वायलेटेड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड ड्यू प्रोसेस सिंस डिसाइडेड टू रिमूव द झुग्गी झोपड़ी विदाउट हियरिंग द अफेक्टेड पार्टी। तो जो अफेक्टेड पार्टी यानी जो झुग्गी झोपड़ी जो स्लम ड्वेलिंग वाले जो लोग हैं उनकी हियरिंग के विदाउट जो हियरिंग है उनकी जो उनकी विदाउट हियरिंग है, झुग्गी झोपड़ी वालों की जो विदाउट हियरिंग उनकी मतलब कि आवाज़ को हटाया जा रहा है और उनको मतलब कि रेलवे जो उनके रेलवे ट्रैक के बगल से उनको हटाया जा रहा है। तो कहीं कहीं ये अपने आप में वायलेटेड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। ये एक प्रकार का जो प्राकृतिक न्याय है इसका कहीं कहीं वायलेशन हो रहा है, इसका कहीं कहीं वायलेशन हो रहा है। तो ये बेसिकली बात पूरी इस आर्टिकल में करी जा रही है और कई सारे स्टेटमेंट, कई सारे केसेस की एक साथ सम्मिलित करके इस पूरी स्टेटमेंट को बात करें कि आखिर राइट्स क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं। तो अगर आपको किसी की भी आवाज़ को यदि हटाना, डेवलपिंग प्लेस को हटाना है तो कहीं कहीं उसकी एक बार सुनवाई होनी चाहिए और उसको भी एक बार आपको सुनना चाहिए। तो ये बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में बातें की जा रही हैं। देखते हैं आज के नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को। इसमें आपका लिखा हुआ है कि हैकर्स फ्रॉम रसिया चाइना टारगेटिंग यूएस वोट माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में अपना एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो यूएस में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। किसके द्वारा? जो हैकर्स हैं, रसिया और चाइना के जो हैकर्स की जो टीम है या जो हैकर्स हैं उनके द्वारा यूएस वोट्स को टारगेट किया जा रहा है, उनको अफेक्टेड किया जा रहा है। तो ये जो है कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन कंसर्न का विषय है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने कहा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो साइबर अटैक है कैंपेन स्टाफ ऑफ ट्रंप बाइडेन, तो जो वहाँ पे चुनावी उम्मीदवार हैं, ट्रंप हैं, बाइडेन है, जो भी हैं, इन सभी संबंधित वहाँ पे जो इलेक्शंस होने वाले हैं तो अगर वहाँ पे हैकर्स की समस्याएं होती हैं तो अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको अपडेट करके इसको आप तैयार कर सकते हैं। देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल में लिखा हुआ है कि IIP श्रिंक्स 10.4 इन जुलाई एज रिकवरी स्लो। तो IIP का जो डाटा है कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम्स में और ये अपने आप में चेंजेबल डाटा है, जो कि जब भी डाटा आता है तो चेंज होता है। ये नहीं कि जो डाटा इसमें दिया हुआ है वही आपका उसमें भी स्टेबल रहेगा, क्योंकि ये जो डाटा है हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो इसमें लिखा है पार्ट ऑफ रीजन इज लोकल पार्शियल वीकेंड लॉकडाउन इम्पोज्ड in many parts of the country, often without a much advance intimated. This is not allowed to orderly recovery of economic activities, Mr. Sinha said. तो जो इकोनॉमिक्स जो रिकवरी होती है, जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होती है, तो उसको ट्रेस करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए जो डाटा प्रस्तुत किया जाता है वही होता है IIP डाटा। तो IIP डाटा के अंतर्गत ये होता है बेसिकली कि जो इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर है, इंडियन इकोनॉमिक जो कुछ सेक्टर्स हैं उन सेक्टर के अंतर्गत जो डाटा प्रस्तुत किए जाते हैं और इस डाटा के अंतर्गत किसी भी कंट्री की यानी अगर भारत की बात करें तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये जो बेसिकली जो किस मिनिस्ट्री से संबंधित है आपको ये मालूम होना चाहिए। एंड IIP का जो आपका फुल फॉर्म है वो आपका बेसिकली मालूम होना चाहिए। जो बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो इसको आपको पर्सनली तैयार करना पड़ेगा। बात करें इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट की कि जो IIP डाटा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। ये किस मिनिस्ट्री से संबंधित है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम के द्वारा ये संबंधित है। इसमें जो डाटा दिए गए हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स विच 22% ग्रोथ, जिसमें 22% का ग्रोथ दिखाया गया। टोबैको प्रोडक्ट्स 6.1 ग्रोथ, टोबैको की जो प्रोडक्शन है उसमें 6.1% की ग्रोथ दिखाई गई। वेयर ओनली 2 सेक्टर्स इन पॉजिटिव टेरिटरी इन जुलाई, जो कि ये जो सिर्फ 2 ही सेक्टर ऐसे थे जो पॉजिटिव दिखे जुलाई में। और ऑटो सेक्टर एंड पेपर एंड बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूज टू सी कंट्रैक्शन ओवर 30%। तो जो बाकी जो सेक्टर्स हैं उनमें लगातार कंट्रैक्शन देखने को मिला है। द डिक्लाइन ट्रेंड इन टेक्सटाइल -14.8%, जो ट्रेंड है डिक्लाइन ट्रेंड है उस टेक्सटाइल का, उसमें लगभग 48.8% का श्रिंकिंग हुई है। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में -28.7% का जो रिड्यूस हुआ है। और जो भी एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्टस है इसके अंतर्गत इसको डाटा को प्रस्तुत किया गया है। तो जो ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि जुलाई के अकॉर्डिंग जो रिकवरी रेट है वो कहीं ना कहीं स्लो है IIP डाटा के अंतर्गत, और ये कहीं ना कहीं बेसिकली जो 10.4% इसका क्या हुआ है, श्रिंकिंग हुई है, इसमें बेसिकली कमी हो रही है। यानी कि इसमें बेसिकली आपको 2-3 बातें याद रखनी है। पहली बात, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो डेट्स चेंज होती रहती हैं वो भी बेसिकली आपको तैयार करनी है। तो फ्रेंड्स आज देखते हैं आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को। यदि हम बात करें आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन की तो वो बेसिकली हमारा है राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ PM केयर्स फंड। तो PM केयर्स फंड पे पिछले समय में भी आपको डिस्कशन प्रोवाइड किया गया है और आज भी कुछ थोड़े मोड़े इसके एस्पेक्ट का वर्णन किया गया। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग इसको 100 वर्ड्स में लिखने का प्रयास करेंगे कि PM केयर्स फंड के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं और इसके जितने भी इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं उनको आप सभी लिखने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।